तो इस वीडियो में हम ईरान के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ईरान के बारे में 1925 से लेकर अभी तक के जो उसके कुछ मेन इवेंट्स हैं ईरान की हिस्ट्री में वो देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम ईरान के बारे में जान लेते हैं। तो ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है। ईरान के पास वर्ल्ड के 4th सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और सेकंड सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिजर्व है। तो ईरान की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं टर्की, इराक, आर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो ईरान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है मिडिल ईस्ट में। तो ये हमने थोड़ा जान लिया ईरान के बारे में और ईरान की डेमोग्राफी और उसकी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब देखते हैं ईरान की हिस्ट्री हम 1925 से अभी तक। तो जो पहला मेजर इवेंट होगा ईरान की हिस्ट्री में जो हम देखेंगे वो होगा पहलवी डायनेस्टी की स्टार्ट। तो 1925 में ईरान के रूलर थे अहमद शाह कजार, कजार डायनेस्टी के वो रूलर थे। वो उनको ओवरथ्रो कर देते हैं एक मिलिट्री कमांडर जिनका नाम है रज़ा शाह। रज़ा शाह पहलवी डायनेस्टी की स्टार्ट करते हैं जो कि 1979 तक चलती है। तो जो दूसरा मेजर इवेंट होगा ईरान की हिस्ट्री में वो है 1941 में। तो 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है और वर्ल्ड दो साइड में बटा हुआ है। ईरान के जो रूलर है रज़ा शाह वो डिक्लेयर करते हैं कि ईरान एक न्यूट्रल कंट्री रहेगा इस कन्फ्लिक्ट में। लेकिन ऐसा पॉपुलर बिलीफ है कि ईरान के जो राजा हैं रज़ा शाह उनका झुकाव है नाजी जर्मनी के प्रति। इस वजह से उनकी अपोजिंग फोर्सेस है नाजी जर्मनी की, यानी कि रशिया, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट का ये मानना है कि ईरान हमारे लिए कन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसके साथ ही ईरान एक बहुत ही मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो एनर्जी के वजह से 1941 में ही जो थर्ड मेजर इवेंट होता है वो होता है 1941 में ही आगे चलकर रशिया और ब्रिटेन ईरान को इन्वेड करते हैं और ईरान पे कब्जा कर लेते हैं। क्योंकि रज़ा शाह नाजी जर्मनी के प्रति उनकी सिंपथीज थी, इस वजह से उन्हें फोर्स किया जाता है क्राउन एब्डिकेट करने के लिए और उनके लड़के हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद रज़ा पहलवी, वो अगले राजा बनते हैं। तो 1941 में जब मोहम्मद रज़ा शाह ईरान के नए राजा बन जाते हैं तो वो ईरान को डेवलप करना चाहते हैं टर्की के मॉडल पे, इसलिए वो वेस्टर्न पावर्स के साथ हाथ मिलाते हैं। लेकिन ईरान में जो इस्लामिक क्लर्जी है उनका मानना है कि वेस्टर्न वैल्यूज़ इस्लामिक वैल्यूज़ से कोरिलेट नहीं करती हैं और इसलिए वो ये मानती हैं कि जो अभी के रूलर हैं उनके मोहम्मद रज़ा वो एक पपेट हैं। तो इवेंट्स बढ़ते बढ़ते ये होता है कि 1951 आते आते ईरान की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से वेस्टर्न पावर्स के हाथ में है। लेकिन ईरान में इस वक्त 4 मेन फैक्शंस हैं जिनमें एक फैक्शन है राजा का। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्शन है उसके लीडर हैं मोहम्मद मुसद्दीक। मोहम्मद मुसद्दीक का कहना है कि ईरान की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ईरानी लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए और जो ब्रिटिश कंपनीज़ हैं और जो कि वेस्टर्न कंपनीज़ हैं ऑयल जो कि ईरान की नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हैं मेजरली ऑयल को, वो ईरान के लोगों को वो बेनिफिट नहीं दे रही हैं जो उन्हें देना चाहिए। इसलिए वो बहुत सपोर्ट करते हैं ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने के लिए। तो 1951 में मोहम्मद मुसद्दीक जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इसी वक्त मोहम्मद रज़ा को बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है इस क्राइसिस की वजह से, तो उन्हें देश छोड़ना पड़ता है और 1951 में ईरान की जो ऑयल इंडस्ट्री है उनको नेशनलाइज कर दिया जाता है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 अभी ख़त्म हो गई है और जो वर्ल्ड में इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली ऑयल यानी कि एनर्जी की बहुत ज़रूरत है और ईरान एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। तो ईरान के ऑयल का नेशनलाइजेशन होने के बाद जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनमें बहुत डर का माहौल है कि कहीं हमारी एनर्जी सप्लाईज पे बाधा ना आ जाए। तो इसीलिए यूएसए की CIA और ब्रिटेन की MI6 मिलकर एक ऑपरेशन करते हैं और जो अगला इवेंट होता है वो होता है 1953 में ईरानियन कूप देता। तो 1953 में मोहम्मद मुसद्दीक को पावर से हटा दिया जाता है, ओवरथ्रो कर दिया जाता है और मोहम्मद रज़ा शाह जो अभी तक एग्जाइल थे वो देश में वापस आते हैं और अपना रूल फिर से संभालते हैं और फिर से वेस्टर्न पावर्स का इन्फ्लुएंस ईरान में स्टैब्लिश हो जाता है। तो 1953 से लेकर 1979 तक मोहम्मद रज़ा ईरान पर रूल करते हैं। वो एक तरह से वेस्टर्न पपेट हैं और उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं है। उनके साथ उनके इस राज्य में उनके बीच और इस्लामिक क्लर्जी के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रहता है। क्योंकि एक तरफ ईरान के जो राजा हैं मोहम्मद रज़ा वो ईरान को वेस्टर्न वैल्यूज़ पे डेवलप करना चाहते हैं, बट जो इस्लामिक क्लर्जी है वो इसे अपोज करती है। 1979 आते आते सिविल अनरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मास प्रोटेस्ट होने लगते हैं। अब इस मास प्रोटेस्ट की वजह केवल ईरान के राजा और इस्लामिक क्लर्जी के बीच क्लैश नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे रीज़न हैं। 1953 से 1979 तक मोहम्मद रज़ा शाह अपने लोगों पे बहुत सारा टॉर्चर करते हैं जो भी उनके अपोजिशन में रहता है और कोई भी इंसान जो कि वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके साथ टॉर्चर किया जाता है।
स्पेशली ईरान की जो सीक्रेट पुलिस फोर्स है, इसको सेबैक बोलते हैं, वो बहुत लोगों को टॉर्चर करती है। 1979 आते आते ये सिविल अनरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ईरान की सरकार के खिलाफ पूरे ईरान में प्रोटेस्ट होने लगते हैं और ईरान के जो राजा हैं मोहम्मद रज़ा, उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ता है। एक मेजर इस्लामिक स्कॉलर रूहुल्लाह खुमैनी, जो कि इस वक्त 1979 में देश के बाहर थे, एग्जाइल थे, फ्रांस में रह रहे थे, वह देश में वापस आते हैं और उन्हें ईरान के लोग अपना नया सुप्रीम लीडर चुनते हैं। नाउ 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो चुका है ईरान में और रूहुल्लाह खुमैनी ने पावर एस्टेब्लिश कर लिया ईरान में और वो उसके सुप्रीम लीडर बन गए। इसी के साथ 1979 में एक मेजर इवेंट और होता है। तो ईरानियन स्टूडेंट्स यूएसए की ईरान में जो एम्बेसी है उस पर अटैक करते हैं, उसे कब्जे में ले लेते हैं और लगभग 66 अमेरिकन को बंधक बना लेते हैं, जिसमें कि बहुत सारे डिप्लोमेट्स थे और लगभग 2 साल तक उन्हें बंधक बनाए रखा जाता है और इसे बोलते हैं ईरान का हॉस्टेज क्राइसिस ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेट्स। और ये एक मेजर टिपिंग पॉइंट है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट में जो पहले ही काफ़ी हेट का माहौल ईरान के प्रति वो और बढ़ता है। इसके बाद जो अगला मेजर इवेंट होता है ईरान की हिस्ट्री में वो होता है 1980 में। तो 1980 में इराक के उस वक्त के राष्ट्रपति हैं सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन का मानना है कि इराक में अभी बहुत सिविल अनरेस्ट है, अभी एक पावर का ट्रांजिशन हुआ है और ईरान इस वक्त इतना स्टेबल नहीं है। इसलिए इराक के लीडर सद्दाम हुसैन इसे एक अच्छा मौका मानते हैं ईरान के ऑयल वेल्स और रिजर्व्स पे कब्जा करने का, ईरान की काफ़ी सारी टेरिटरी को हड़पने का और अपने आप को मिडिल ईस्ट में एक पावरफुल नेशन की तरह इस्टेब्लिश करने का। ईरान फाइट बैक करता है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है रूहुल्लाह खुमैनी, वो लोगों को मोबिलाइज करते हैं इस जंग में लड़ने के लिए और ईरान की सोवेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये युद्ध बहुत ही ग्रुसम है। लगभग दोनों साइड्स पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। केमिकल वेपन्स का यूज़ होता है और हर तरह की एट्रोसिटीज़ होती है। और 1988 तक दोनों साइड्स कुछ भी मेजर टेरिटरी ना तो कैप्चर कर पाती हैं और ना कुछ भी मेजर ऑयल या नेचुरल रिजर्व्स उनके कब्जे में आता है। और 1988 में दोनों देश एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंडर। जो अगला मेजर इवेंट आता है ईरान की हिस्ट्री में वो है 1989 में। तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं 1979 से 1989 तक रूहुल्लाह खुमैनी, उनकी डेथ हो जाती है और उनके बाद अली खुमैनी अगले ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि अली खुमैनी अभी तक यानी कि 1989 से अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो अभी तक हमने जो भी इवेंट्स देखे 1989 तक, इसके आगे जाने के लिए और इसके आगे जो भी इवेंट्स हम देखेंगे उसके लिए हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट सेटअप करना होगा। तो पहला कॉन्टेक्स्ट जो हम सेटअप करेंगे वो होगा ईरान के लिए। तो ईरान के लोगों का और स्पेशली ईरान के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनका बिलीफ है कि यूनाइटेड स्टेट एक सेटन है जिसे वो बिग सेटन कहते हैं और इसराइल को वो लिटिल सेटन कहते हैं। और ईरान के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि ईरान की डेस्टिनी है कि ईरान इन दोनों देशों को हराएगा और वर्ल्ड में एक पीस स्टैब्लिश करेगा। और उन्हें इस बात का भी डर है कि ईरान की सॉवरेनिटी पे खतरा है, इसलिए ईरान का मानना है कि उनके लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, एक न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है उनकी सॉवरेनिटी बनाए रखने के लिए। अब जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट है वो है यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल का। ध्यान देने की बात यह है कि इसराइल क्योंकि ईरान से ज़्यादा पास है, इसलिए इसराइल को ज़्यादा खतरा है ईरान से। इसराइल का मानना है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए तो इसराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा ईरान से। और इसराइल की ये पॉलिसी है कि वो ईरान को किसी भी सिचुएशन में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें स्ट्राइक्स करनी पड़े, मेजर स्टेप लेने को वो तैयार हैं। और ये इसराइल के अभी तक हर लीडर ने करके दिखाया भी है। तो अब थोड़ा सा जो हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ईरान का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक पीसफुल प्रोग्राम है, लेकिन जो वर्ल्ड के मेजर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मानना है कि ईरान सीक्रेटली ही यूरेनियम को इनरिच कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। और इसी को लेकर वेस्टर्न नेशंस स्पेशली इसराइल में बहुत ही डर का माहौल है। तो इस सीरीज़ और जो कॉन्टेक्स्ट हमने सेटअप किया, इसमें जो पहला मेजर इवेंट आता है ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ, वो आता है 2010 में। तो 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल एक सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन, जिसमें वो एक साइबर अटैक जिसे कहते हैं स्टक्सनेट, उसका यूज़ करके ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जिनका काम यूरेनियम को इनरिच करना होता है उन्हें टारगेट करते हैं। तो स्टक्सनेट करता ये है कि वो जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में लगी सेंट्रीफ्यूग्स हैं उनको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं वो सेंट्रीफ्यूग्स और ख़राब हो जाती हैं। तो इन सेंट्रीफ्यूग्स को टारगेट करने के लिए इसराइल और यूनाइटेड स्टेट 2010 में एक साथ ऑपरेशन चलाते हैं। इसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का मानना है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल पीसफुल पर्पस के लिए नहीं बल्कि वेपन्स बनाने के लिए भी कर रहा है। इन इकोनॉमिक सैंक्शन से होता यह है कि ईरान में इन्फ्लेशन 50% पहुंच जाती है, यानी कि महंगाई दर 50% है।
और ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो 2015 में यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन एक एग्रीमेंट साइन करते हैं ईरान के साथ, जिसे कहते हैं जेसीपोआ। तो जेसीपोआ का मतलब है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस एग्रीमेंट के तहत ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वॉच करने के लिए अलाउ करेगा। ईरान केवल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ऑपरेट करेगा और बदले में यूनाइटेड स्टेट ईरान पर लगे हुए इकोनॉमिक सैंक्शंस को अपलिफ्ट कर देते हैं। बट इसके बाद होते हैं 2016 में यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुन के आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो एक बात ध्यान देने की ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही प्रो इजराइल और एंटी ईरान प्रेसिडेंट हैं। 2018 आते आते ईरान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था जेसीपोआ, ट्रंप उससे विड्रॉ कर लेते हैं और ईरान पे दोबारा से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो ईरान की हिस्ट्री में जो अगला मेजर इवेंट होता है वो होता है 2020 में, जब यूनाइटेड स्टेट एक ड्रोन स्ट्राइक में कासिम सुलेमानी को असैसिनेट कर देता है। कासिम सुलेमानी आईआरजीसी के कमांडर हैं और कुड्स फोर्स के हेड थे। नाउ ऐसा पॉपुलर बिलीफ है कि कासिम सुलेमानी ईरान में सेकंड सबसे मोस्ट पावरफुल आदमी थे, और उन्होंने ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि ईरान के पपेट्स हैं थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट, इनमें हमास है जो कि गाज़ा में है, हिजबुल्लाह है लेबनान में, हुती है यमन में, और बशर अल असद थे सीरिया में। तो ऐसा पॉपुलर बिलीफ है कि कासिम सुलेमानी ही ने ही इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खड़ा किया था स्क्रैच से। और 2020 में एक ड्रोन स्ट्राइक में यूनाइटेड स्टेट कासिम सुलेमानी को इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास मार देता है, जिसकी वजह से ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल के बीच जो टेंशन्स हैं वो फिर से बढ़ने लगती हैं। इसके बाद जो मेजर इवेंट होता है, जो कि ईरान की हिस्ट्री से सीधा रिलेटेड नहीं है बट आगे चल के इफेक्ट करेगा, वो होता है 2023 में अक्टूबर 7 अटैक्स। गाज़ा स्ट्रिप बेस्ड हमास के जो टेररिस्ट हैं वो इसराइल पे हमला करते हैं, जिसमें इसराइल के लगभग 1000+ सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ होती हैं, जिसके बदले में इसराइल ऑपरेशंस लॉन्च करता है। सबसे पहले इसराइल टारगेट करता है इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के, जिनकी हमने बात की। सबसे पहले इसराइल टारगेट करता है हमास को, फिर हिजबुल्ला को, फिर हुथीस को, और कुछ समय बाद ही बशर अल असद का भी ओवरथ्रो हो जाता है। जो वहाँ की रेबल फोर्सेस हैं सीरिया में, वो बशर अल असद को हटा के कब्जा कर लेती हैं। तो धीरे धीरे जब इसराइल के इन ऑपरेशन से ईरान के सभी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जो भी उनके पपेट्स थे, एक एक करके इसराइल उन्हें एलिमिनेट कर देता है। और 2025 में फिर अगला मेजर इवेंट होता है ईरान की हिस्ट्री में, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में इसराइल टारगेट करता है ईरान को, स्पेशली ईरान के आर्म फोर्सेस के लोगों को टारगेट किया जाता है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया जाता है, और ईरान के जो मेजर लोग हैं ईरान की आर्म फोर्सेस में, चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो, और चाहे एयरफोर्स में, उन्हें टारगेट किया जाता है। इस ऑपरेशन के लेटर स्टेजेस पे यूनाइटेड स्टेट भी इसराइल का साथ देता है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला करने के लिए। इसके काउंटर में जो अगला इवेंट होता है वो होता है ईरान रिटेलिएशन करता है इसराइल के ऊपर, और इस रिटेलिएशन में लगभग 50+ इसराइलीज़ की कैजुअलिटीज़ होती है। तो इसके बाद जो अगला मेजर इवेंट आता है ईरान की हिस्ट्री में, वो है 2026 में, जो कि अभी करंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ऐसा पॉपुलर बिलीफ है कि जो इसराइल ने एक्शंस लिए उसकी वजह से जो इकोनॉमिक हालत ख़राब हो रखी है ईरान की, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई है, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ईरान ने इस पर बहुत ही ब्रूटली क्रैकडाउन किया है। तो ये देखा हमने अभी तक 1925 से अभी तक करंट जो कि ईरान में कुछ मेजर इवेंट्स हैं। अब कुछ प्रेडिक्शंस मैं करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो पहली प्रेडिक्शन ये होगी कि यूएसए कुछ समय में लाइकली इनिशिएट करेगा स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान, जो कि आगे चलकर ग्राउंड फोर्सेस भी ईरान में आएंगी। यूनाइटेड स्टेट इन्वेड करेगा ईरान को। किस वजह से कर रहा है वो शायद हम किसी बाद में वीडियो में बात करें, अभी हम केवल प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे। दूसरी प्रेडिक्शन ये होगी कि यूएसए इस वॉर को हार जाएगा। तो हार जाए से क्या मतलब है? तो जैसे कि अफगानिस्तान में और वियतनाम में यूनाइटेड स्टेट ने लगभग 20-20 साल खर्च किए, यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे आर्म फोर्सेस के लोगों की कैजुअलिटीज़ होती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, इसके बाद भी कोई भी फेवरेबल आउटकम अचीव नहीं होता है। वही चीज़ सेम होगी ईरान में भी, क्योंकि ईरान एक माउंटेनस कंट्री है। ईरान पे कब्जा करना, और ईरान की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, ईरान की पॉपुलेशन लगभग 9 करोड़ है। तो ईरान पे इन्वेड करके उसे कैप्चर करके रखना बहुत ही मुश्किल होगा, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट ये वॉर हार जाएगा। तीसरी जो प्रेडिक्शन है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को यूज़ करेंगे अपने थर्ड टर्म के लिए। मतलब यूनाइटेड स्टेट में एक प्रेसिडेंट केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है। इस वॉर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पुश करेंगे अपनी थर्ड टर्म के लिए। और चौथी और फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि इस वॉर के एंड होने के बाद जब यूएसए हार जाएगा, जैसा कि हमने समझाया पहले कि हारने का क्या मतलब है, उसके बाद इजराइल मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी पावर इमर्ज होगा। तो ये 4 मेरी प्रेडिक्शन है।